हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई पिछली क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था, मतलब स्टार्ट कर दिया था। इंट्रोडक्शन हम क्या पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में, स्कोप क्या होता है, कुछ जनरल टर्म्स थे हम उनकी बात कर रहे थे, जैसे सिस्टम हो गया, सराउंडिंग, यूनिवर्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम, बाउंड्री। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में हमने एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। यहां तक की बात हमने थर्मो में कर ली थी। ठीक है, तो आज हम यहीं से आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा जरा, क्या थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट जो अपने पास जनरल टर्म्स है ये है भैया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ठीक है, कि भैया देखो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। मेरे पास दो तीन टर्म्स है, ठीक है, और ये दोनों तीनों टर्म्स जो है वो आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले मैं एक बार इनको लिख देता हूं, फिर मैं इनका मतलब आपको समझाऊंगा। देखो जरा क्या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो मैं ये लिखूंगा द क्वांटिटीज विच वैल्यू मे बी चेंज ड्यूरिंग स्टेट चेंज ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, क्या भाई ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू जब भी कोई सिस्टम अपनी स्टेट को बदलता है, तो जिन क्वांटिटीज की वैल्यू बदल सकती है ना, उनको हम बोलते हैं एक तरीके से थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अब आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, स्टेट क्या है सिस्टम की। तो भाई मैं ये बताने जा रहा हूं। देखो क्या मैंने कहा ना, दो तीन अपने पास डेफिनेशंस है जो आपस में जुड़ी हुई है। स्टेट ऑफ सिस्टम, नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, तो यहां पर मैं बोलूंगा देखो जरा कि द स्टेट in which any system have some particular values of thermodynamic variables। ठीक है भैया, देखो स्टेट का मतलब क्या होता है। जनरली आप स्टेट का मतलब क्या समझते हो। जैसे मान लो अभी मैं यहां पर हूं, तो कुछ कोऑर्डिनेट होंगे मेरे, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी। अब मैंने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, बदल लिया। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, एक तरीके से जनरली स्टेट से रिलेट करते हैं कि स्टेट का मतलब आप क्या समझते हो, पोजीशन। अब कोई भी सिस्टम है, मैंने आपको क्या कहा कि कोई सिस्टम जो है ना, जनरली सिस्टम कैसा होगा कि सिस्टम हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि एक कंटेनर है, मान लो इसमें गैस भरी है। मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि 90% केस में आप ये मान के चलो कि हमारे पास एक सिस्टम जो है वो ये होगा, कंटेनर होगा, पिस्टन लगा होगा और इसमें क्या होगी, गैस होगी। अभी मान लो इसके लिए कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा। मान लो प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1 एंड टेम्परेचर इज T1। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया कि इस पिस्टन को मान लो आप नीचे लेके चले गए, इस पिस्टन को आपने नीचे कर दिया। ठीक है, इस तरीके से जो मान लो पिस्टन का प्रेशर आपने चेंज कर दिया और प्रेशर चेंज करके पिस्टन को हम सेकंड स्टेट या सेकंड पोजीशन पर ले आए इस तरीके से। तो प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर हो गया कितना, T2। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन ऐसी हो गई। अब ध्यान से देखो जरा कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है। तो पहली बात तो यह है कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू स्टेट चेंज के दौरान बदल सकती है। जैसे मैंने अपनी स्टेट को बदला, यहां पर मेरी पोजीशन है XYZ, कि हम अपनी पोजीशन को कोऑर्डिनेट में इंडिकेट करते हैं। अब एक्स वाई जेड में से कोई एक कोऑर्डिनेट भी अगर आपने जैसे चेंज कर दिया, मान लो यहां पर चेंज हो गया कोऑर्डिनेट, कोई एक कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया तो पोजीशन क्या हो गई, बदल गई। अब किसी भी सिस्टम के पास पैर तो लगे नहीं है कि अपना जो वो पोजीशन को क्या कर ले, बदल ले। हम किसी भी सिस्टम के लिए, किसी सिस्टम की स्टेट को जब चेंज करेंगे तो हम या तो उसका प्रेशर बदल देंगे, वॉल्यूम बदल देंगे, या फिर उसका टेम्परेचर बदल देंगे। इसके अलावा भी और भी कई चीजें हैं वो हम बदल देंगे। तो सिस्टम की स्टेट को हमने क्या कर दिया, बदल दिया। तो दीज आर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, कि एक सिस्टम की स्टेट को जब आपने बदला तो जो वैल्यू चेंज हो सकती है उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। जैसे मैंने अपनी पोजीशन को बदल दिया तो क्या चेंज हो सकता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं। तो लाइक एस एक्स वाई जेड हियर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है ना अपनी पोजीशन में, ठीक वैसे यहां पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है। समझे बात को। अब देखो जरा यहां पर आप के इसका एग्जांपल हम लिख देते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एटसेट्रा, और भी है
तीन ही नहीं और भी है, इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू भी आपने बदल दी तो सिस्टम की स्टेट क्या हो गई, बदल गई। अब स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है कि भाई इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम बोलेंगे कि कुछ वैल्यू प्रेशर की होगी, कुछ टेम्परेचर की होगी, कुछ वॉल्यूम की होगी। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की है तो दिस इज स्टेट ऑफ सिस्टम। यही क्या है, स्टेट। इसको मैं बोलूंगा स्टेट ए। और इन तीनों में से अगर आपने किसी की भी वैल्यू बदल दी, जरूर नहीं कि तीनों की वैल्यू बदलनी चाहिए, किसी की भी वैल्यू बदल दी तो सिस्टम की स्टेट क्या हो गई, बदल गई। स्टेट ऑफ सिस्टम इज चेंज, दिस इज स्टेट बी। ठीक है, ये हमारे पास स्टेट ए है, वो क्या है, स्टेट बी है। समझ गए बात को। अब देखो ये तो हो गया अपने पास दो चीजें, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और सेकंड इज स्टेट ऑफ सिस्टम। तीसरा जो पॉइंट है, एक बार इसको नोट नहीं करना है, ये थर्ड पॉइंट के बाद में आप इसको डायग्राम को बनाना। थर्ड पॉइंट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज ए प्रोसेस। ध्यान से देखो कि ये जो अपने पास प्रोसेस जो वर्ड है ना, ये आप ये मान के चलो कि प्रोसेस वर्ड इस चैप्टर में बहुत बार पूछा जाएगा, बार बार आएगा ये प्रोसेस, है ना। अब प्रोसेस का मतलब क्या होता है या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, तो आप यू बोलो, यू समझो कि दिस इज द वे, दिस इज द वे बाय विच एनी सिस्टम चेंज इट्स स्टेट। ठीक है भैया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो उस रास्ते का नाम है, उस तरीके का नाम है, उस जरिए का नाम है, उस मीडियम का नाम है जिसके थ्रू कोई भी सिस्टम जो है ना वो अपनी स्टेट को क्या करता है, बदलता है। कोई भी सिस्टम अपनी स्टेट को बदलता है। जैसे मान लो कि तुम जो है वो अभी यहां पर हो, तुम्हारे रूम में हो, ये है मान लो तुम्हारा रूम नंबर जो भी है वॉट एवर एक्स। ठीक है, और तुम्हें क्या करना है, रूम से जो है वो चल के मार्केट जाना है, बाजार जाना है। ठीक है, रूम से चल के जो है वो तुम बाजार गए। अब बाजार जाने के कई रास्ते हैं, अलग अलग तरीके के रास्ते हैं। जैसे मान लो तुम सबसे पहले जो है रूम से बाजार गए, मान लो गली नंबर 1 से गए, दिस इज गली नंबर 1। ठीक, 1 नंबर गली से जो तुम सीधा जो है मार्केट से, तुम्हारे जो भी रूम है, रूम से मार्केट सीधी गली है, 1 नंबर गली से चले गए। अब कोई दूसरा जो है वो प्राणी था, उसकी इच्छा हुई नहीं यार 1 नंबर गली से नहीं जाऊंगा, मैं तो जो घूमूंगा, घूम फिर के जो 2 चक्कर पहले पिपराली रोड पे लगाऊंगा, फिर जो वो 1 चक्कर पिपराली सर्किल पे लगाऊंगा, फिर मार्केट जाऊंगा। ठीक है, तो इससे जो है वो मान लो इसके रास्ते का नाम हो गया पिपराली रोड, पिपराली रोड। ठीक है, फिर जो है वो किसने कहा कि नहीं मैं तो जो है वो कोई और जो है वो दूसरा रास्ता, कोई तीसरा रास्ता काम में लूंगा। ये घूमता गया मान लो जो है वो इसने नवलगढ़ रोड से होकर जो है ये अपने मार्केट जाता है मान लो। ठीक है, 3 रास्ते हो गए। क्या आपको मैं पूछूं कि यार तुम्हें रूम से मार्केट जाना है तो तुम्हारे पास कितने रास्ते हैं, तो उसने कहा कि सर मेरे पास 3 रास्ते हैं, या तो गली नंबर 1 से चले जाओ, पिपराली रोड से चले जाओ, नवलगढ़ रोड से चले जाओ। कई अलग अलग तरीके के रास्ते हैं ना। ठीक ऐसे ही कि यहां पर आपने अपनी स्टेट को बदल लिया, रूम से कहां पर, मार्केट में चले गए, अपनी पोजीशन को बदल लिया। ठीक ऐसे ही सिस्टम को अपनी पोजीशन को क्या करना है, बदलना है। सिस्टम को अपनी स्टेट बदलनी है कि भाई स्टेट ए से सिस्टम को हम लेके जाएंगे कहां, स्टेट बी में। तो स्टेट ए से बी में लेके जाएंगे भैया, जिस रास्ते से आप लेके जाओगे उस रास्ते का नाम है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, उस रास्ते का नाम है प्रोसेस। ठीक है, आप ये देखो जैसे हर एक रास्ते का अपने आप में एक पर्टिकुलर नाम होता है ना, ठीक वैसे ही जिस रास्ते से होकर सिस्टम स्टेट ए से बी में जाएगा उसी को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। दिस वे इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। भैया देखो कि जैसे यहां पर आपने कहा कि सर आपके पास 3 रास्ते हैं, हमारे पास 3 रास्ते हैं मार्केट जाने के। ठीक है, ठीक ऐसे ही सिस्टम की स्टेट को बदलने के, कि स्टेट ए से बी में बदलना चाहते हो तो कितने रास्ते हैं, तो यहां पर अपने पास रास्ते हैं भैया जी 5। आप 5 तरीके से किसी भी सिस्टम को, स्टेट को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। जैसे आप ये मान के चलो, सबसे पहला है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं जी आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक का मतलब क्या है कि भैया मैंने कहा कि इन तीनों में से किसी एक को भी बदल दोगे तो भी सिस्टम की स्टेट क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तीनों में से किसी एक को बदला, स्टेट बदल गई, यही है। तो आप ये मानो कि पी, वी और टी, है ना, इन तीनों में से हमने आपने मान लो कि प्रेशर को जो है वो बदल दिया, या प्रेशर को सेम रखा, बाकी को बदल दिया। कि अगर सिस्टम स्टेट ए से बी में गया और इस दौरान प्रेशर को कांस्टेंट रखा, आपने प्रेशर को सेम रखा, तो प्रेशर को सेम रखते हो तो द प्रोसेस इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। उस रास्ते का नाम हो जाएगा क्या, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक, फिर आप ये मानो कि सेकंड केस में अगर मान लो आप सिस्टम को स्टेट ए से बी में लेके जा रहे हो और इस दौरान आपने
टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगा तो मैं इसको बोलूंगा आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल, तो रास्ते का नाम हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। मैंने कहा ना 5 रास्ते, आप 5 तरीके से सिस्टम की स्टेट को बदल सकते हो। थर्ड इज, अगर मान लो इस दौरान आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो इसको हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर मान लो कि सिस्टम स्टेट ए से बी में गया और इस दौरान सिस्टम ने ना तो हीट रिलीज करी और ना ही हीट एब्जॉर्ब करी, ना तो सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है ना ही सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। और चौथा है अपने पास लास्ट, पांचवा है कि भाई मान लो सिस्टम जो है यहां से यहां गया और फिर वापस से यहां आ गया, कि अगर सिस्टम जो है ना अलग अलग स्टेट से होता हुआ या अलग अलग स्टेट से होता हुआ अगर अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए तो इसको हम बोलेंगे क्या, एक तरीके से साइक्लिक प्रोसेस, एक साइकिल बन रहा है, तो फिफ्थ वन इज साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 रास्ते हैं जिनके थ्रू सिस्टम क्या कर सकता है, अपनी पोजीशन को या फिर अपनी स्टेट को क्या कर सकता है, बदल सकता है। ये 5 तरीके हैं, 5 जरिए हैं अपने पास जिनसे कोई भी सिस्टम की स्टेट को हम बदल सकते हैं। या तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, या टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, या प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। सिस्टम जो है वो इधर से इधर जाते समय कोई जो है वो एक तरीके से किसी तरीके से हीट का एक्सचेंज ना करे, ना तो हीट रिलीज करे और ना ही हीट एब्जॉर्ब करे। या फिर आप यूं कहो कि सिस्टम जो है यहां से यहां गया और वापस से रिटर्न हो गया, वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। मुझे बताओ, आप मार्केट गए और मार्केट से वापस से रूम पर आ गए, ठीक है, ये क्या है, पूरा एक साइकिल बन गया ना, तो दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। ओके, देखो जरा, तो ये है भैया अपने पास 3 टर्म थे, तीनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम क्या करेंगे, ये जो अपने पास 5 प्रोसेस है ना, इन पांचों प्रोसेस को एक एक करके हम डिटेल पढ़ेंगे, है ना। और इनसे रिलेटेड जो ग्राफ बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उनकी भी बात हम करने वाले हैं। इसको मैं सबसे पहले मिटा रहा हूं। हाँ जी, एक एक को हम बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे भैया। आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, पांचों जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके फिजिक्स में भी जो है यहां से क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आपको कहा था कि अगर यहां पर थर्मो पढ़ लोगे तो भैया जी फिजिक्स की थर्मो में भी कोई दिक्कत कहीं पर नहीं आएगी। देखिएगा कि कंडीशन ऐसी है, एक एक करके हम सारे प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं भैया जी आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, देखो मैंने कहा ना कि भाई अगर प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस कैसा होगा, आइसोबैरिक होगा। यहां पर मैं बोलूंगा प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मुझे ये बताओ कि प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। डीपी का मतलब स्मॉल चेंज इन प्रेशर विल बी 0, ठीक है। अगर डीपी की वैल्यू 0, डेल्टा पी भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो भैया देखो ये कंडीशन है डीपी और डेल्टा पी के लिए, है ना। और अब देखो जरा कि डीपी और डेल्टा पी दोनों 0 है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। डेल्टा पी अगर आपको निकालना है तो डेल्टा पी हम कैसे निकालते हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, डेल्टा पी हम ऐसे ही निकालते हैं। अब आप ये समझना कि मैंने कहा ना कि ज्यादातर बार हमारे पास क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, एक गैस होगी और गैस की स्टडी हमें करनी है, ज्यादातर बार ऐसा ही होगा। तो मैं ये कहूंगा कि फॉर एनी गैस, मान लो हमारे पास कोई भी गैस है, ठीक है, और गैस की स्टडी हम जब भी करते हैं तो उसको आइडियल मान के ही हम स्टडी करते हैं। तो आप ये मानो कि प्रेशर अगर गैस का कांस्टेंट है, पीवी इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे वी प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, टी के। और मुझे बताओ अगर ऐसा होता है तो ये किसका लॉ है, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये जो है वो अपने पास चार्ल्स लॉ है, गैसीय स्टेट में हमने पढ़ा है। तो अब देखो कि इस कंडीशन में मैं बोलूंगा वी बाई टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलो ठीक है, अगर पी और या फिर वी और टी का ग्राफ आप देखोगे ना तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा, इधर टी इधर कैसा है, वी है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दी ओरिजिन। तो भैया ओरिजिन से स्टार्ट होती हुई स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक। अब ये ग्राफ 2 तरीके से हो सकता है, एक तो ग्राफ में डायरेक्शन ऐसे लगी हो सकती है और सेकंड ग्राफ में डायरेक्शन जो है वो आपको इस तरीके से मिल सकती है। ये वी और टी है, ग्राफ में डायरेक्शन आपको इस तरीके से मिल सकती है, ठीक है। मान लो ये है स्टेट ए और ये है स्टेट बी, ठीक ऐसे ही ये स्टेट ए और ये स्टेट बी। अब देखो ग्राफ का नाम क्या है। पहली बात तो ये है कि ये जो ग्राफ है ना,
इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर, इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर यहां और यहां मैं कहता हूं कि प्रेशर P1 है, यहां प्रेशर P2 है, तो P1 और P2 की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ तभी पॉसिबल है जब प्रेशर कांस्टेंट हो, और प्रेशर कांस्टेंट है तो हर एक पॉइंट पर, ग्राफ के हर एक पॉइंट पर हम बोलेंगे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, बराबर रहेगा। क्लियर है बात? फिर आप देखो जरा कि क्योंकि प्रेशर सेम है, इसको ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोबैरिक। ठीक है, यहां पर भी हर एक पॉइंट पर प्रेशर बराबर है, तो ये ग्राफ भी कैसा है, आइसोबैरिक है। फिर इसके बाद देखना जरा कि ग्राफ में डायरेक्शन लगी है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ डायरेक्शन लगी है तो ऊपर जाने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसको जब भी किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ता है तो दिस इज नॉन एज एक्सपेंशन, और जब किसी गैस का वॉल्यूम कम होता है तो दिस इज नॉन एज कंप्रेशन। तो यहां पर जो है मैं बोलूंगा दिस इज आइसोबैरिक एक्सपेंशन। ठीक है, और कई बार जो है वॉल्यूम कम हो रहा है, जैसे कि यहां डायरेक्शन जो है वो किधर है, नीचे की तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोबैरिक कंप्रेशन। ठीक, तो ये हमारे पास कंडीशन है। एक तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन हुआ, यहां पर क्या हुआ, आइसोबैरिक कंप्रेशन हुआ। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर देखो इसी ग्राफ को जो है, ये ग्राफ को आइडेंटिफाई करना, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना भैया आपको आना ही चाहिए, बहुत जरूरी टॉपिक है। कि जैसे मान लो ग्राफ को ऐसे बना रखा है, ये ए बी, और इस तरीके से एरो जो है वो करके दिया है। अब इसको नाम लिखना है, ये देखना है हमें एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है। सबसे पहले तो आप देखो ग्राफ है आइसोबैरिक, क्यों है, क्योंकि भैया इस पूरी लाइन पर आप देखोगे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, इस पूरी लाइन पर प्रेशर सेम है, तो ग्राफ इज आइसोबैरिक। फिर इसके बाद में आप देखो जरा कि भाई अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टी प्रोपोर्शनल होंगे, वॉल्यूम और टी प्रोपोर्शनल होंगे। अगर टी कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। इधर से इधर चलने पर, क्योंकि एरो इधर से इधर है ना, तो इधर से इधर चलने पर वॉल्यूम क्या होगा मुझे बताओ, या टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। और भाई मेरे टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक। और आगे जो है ये क्या हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंप्रेशन। इस तरीके से कोई भी ग्राफ अगर आपको दे रखा है तो ग्राफ में आपको प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना आना ही चाहिए, है ना। आपको साथ में यह भी बताना कि एक्सपेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा। ये हमारे पास पहला जो है वो हो गया क्या, आइसोबैरिक प्रोसेस। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर देखो जरा, क्या अगर मैं आपको पूछ लूं, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन is must necessary for isobaric process। ठीक है, कि भाई मैंने कहा कि आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए कौन सी कंडीशन सबसे नेसेसरी है। एक तो मैंने बोला dp इज इक्वल टू 0, दूसरा मैंने बोला डेल्टा p इज इक्वल टू 0। मान लो दो ही ऑप्शन है, क्या कौन सा वाला जो हो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए होना ही चाहिए, डेल्टा पी 0 होना चाहिए कि डीपी 0 होना चाहिए। तो भैया जी यहां पर जो है वो सही ऑप्शन होगा डीपी शुड बी 0। कैसे, कि डेल्टा पी अगर 0 होगा ना तो प्रोसेस आइसोबैरिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि डीपी 0 होगा तो प्रोसेस आइसोबैरिक होगा। अब सर समझ में नहीं है ये बात कि आप क्या बोलना चाहते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो, है ना। तो भाई वही बात है कि कहना क्या चाहते हो। तो इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो उस क्वेश्चन से ये चीज समझ में आएगी। हमारे पास जो है वो, जैसे इसी पॉइंट को समझते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व represents आइसोबैरिक कर्व। ठीक है, मैंने आपको पूछा कि इनमें से कौन सा वाला आइसोबैरिक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। मैंने 4 आपको ग्राफ दिए हैं, यूं समझो कि जैसे ए ग्राफ तो हमारे पास ऐसा है आइसोबैरिक कर्व के लिए v और t का। ठीक है, एक ग्राफ मैंने ऐसा दे दिया। ठीक, एक ग्राफ जो है वो हमारे पास इस तरीके का है v और t का, इधर v है, यहाँ t है डिग्री सेंटीग्रेड में, और ग्राफ जो है कुछ यूं है। ठीक, एक ग्राफ जो है वो ऐसा है v और t का, थर्ड इज लाइक दिस, दिस इज v एंड दिस इज t। ओके, दिस इज p एंड t। ठीक है, ये है अपने पास a और ये है अपने पास b। ठीक, और एक ग्राफ जो है वो अपने पास ऐसा है p
और ये T। ठीक है, ये देखो जरा कि 4 ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, 4 कर्व है। अब आपको बोल रहा है कि इनमें से जो है वो कौन सा वाला एक तरीके से आइसोबैरिक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले वाला आइसोबैरिक है या नहीं है। ये तो है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर अगर कांस्टेंट है ना तो V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे, ऐसा ग्राफ आएगा। इसने बोला है कर्व रिप्रेजेंट आइसोबैरिक कर्व, तो बिल्कुल ये तो रिप्रेजेंट करेगा आइसोबैरिक कर्व को। ठीक है, ये वाला चेक करो, मुझे बताओ V और T का ग्राफ ये आइसोबैरिक होगा या नहीं होगा। मैंने कहा कि अगर वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, प्रेशर कांस्टेंट है, ये चार्ल्स का लॉ है। और भैया चार्ल्स लॉ इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैंने गैसियस स्टेट में भी आपको बताया था कि चार्ल्स लॉ इन डिग्री सेंटीग्रेड इज VT इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T अपॉन 273। दिस इज चार्ल्स लॉ इन डिग्री सेल्सियस स्केल। और भैया यहां पर T जो है ना, मैंने कहा पूरी केमिस्ट्री में एक ही फॉर्मूला ऐसा है जहां टेम्परेचर डिग्री में होता है, और वो वाला ये है। और इसी को जो है वो अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो VT इज इक्वल टू ये आ गया V नॉट प्लस V नॉट T अपॉन 273। अब देखो इस इक्वेशन से ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ बनेगा। ये जो है वो तब अप्लीकेबल है जब प्रेशर कांस्टेंट है। तो बिल्कुल ये वाला ग्राफ भी किसका है, आइसोबैरिक प्रोसेस का है, बस ये V और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। ठीक है, फिर इसको चेक करते हैं, ध्यान से देखो। इस पूरी लाइन पर प्रेशर क्या रहेगा, सेम, क्योंकि ग्राफ है P और T का, तो इस पूरी लाइन पर प्रेशर सेम है, तो भैया ये भी आइसोबैरिक का ग्राफ है ना। अब यहां पर चेक करते हैं, यहां पर देखो जरा कि दिस इज P इनिशियल एंड द वैल्यू ऑफ P इनिशियल इज दिस। ठीक है, मान लो P इनिशियल की वैल्यू इतनी है अपने पास। फिर ये देखो जरा, ये है P फाइनल, ये P इनिशियल और ये क्या है P फाइनल। हमें पता है P इनिशियल और P फाइनल इक्वल है, तो डेल्टा P की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और डेल्टा P अगर 0 आएगी, ठीक है, तो आप सोचो कि यार अभी हमने पढ़ा था कि डेल्टा P अगर 0 हो तो प्रोसेस आइसोबैरिक। भैया देखो डेल्टा P 0 है तो प्रोसेस आइसोबैरिक होता है, लेकिन भैया डेल्टा P के साथ DP भी 0 होना चाहिए। डेल्टा का मतलब है बड़ा चेंज और DP का मतलब स्मॉल चेंज। अब मान लो मैं यहां पर जो वो एक एलिमेंट लेता हूं, इसके लिए मैंने एक एलिमेंट लिया, मान लो ये इतना सा जो छोटू सा नन्नू सा एलिमेंट हमने लिया है यहां पर। अब इस एलिमेंट के लिए देखना, दिस इज P इनिशियल एंड दिस इज P फाइनल, ये P फाइनल है। इस एलिमेंट के लिए P इनिशियल और P फाइनल जो है वो अलग अलग है। तो मुझे बताओ इसमें DP की वैल्यू 0 है क्या, DP की वैल्यू इसमें 0 नहीं है। ठीक है, DP 0 नहीं है, इसमें जो है वो केवल और केवल डेल्टा P 0 है। यहां पर देखना जरा कि यहां पर अगर मैं, ये तो है P इनिशियल, ये है P फाइनल, P इनिशियल और P फाइनल दोनों क्या है, इक्वल है। डेल्टा P 0 हो गया, डेल्टा P तो 0 है। चलो ठीक है, मैं एक एलिमेंट लेता हूं, मान लो यहां से लेके यहां तक आपने एलिमेंट लिया, एक छोटा सा एलिमेंट आपने ले लिया। इस एलिमेंट के लिए भैया जी देखो P इनिशियल और P फाइनल दोनों क्या है, सेम ही है। तो भैया यहां पर DP भी कितना है, 0 है, इसलिए ये आइसोबैरिक है। ये आइसोबैरिक नहीं होगा। अब इसका मतलब समझो आप कि आइसोबैरिक प्रोसेस होने के लिए भैया जहां से अपना स्टेट ए है, सिस्टम की स्टेट ए से लेके स्टेट बी तक, आप ध्यान में रखो पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। कि जब तक प्रोसेस, जहां से प्रोसेस शुरू हुआ वहां से लेके जहां पर प्रोसेस खत्म हो रहा है, कंप्लीट थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। भैया जी केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर प्रेशर अगर इक्वल है तो सिस्टम या प्रोसेस जो है ये आइसोबैरिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ध्यान में रखना प्रेशर शुड बी थ्रू आउट ऑल, जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना उस पूरे प्रोसेस में जो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहां पर पूरे प्रेशर, पूरे प्रोसेस के दौरान जो है वो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। यहां भैया प्रेशर लगातार बदल रहा है बदल रहा है बदल रहा है और इनिशियल और फाइनल स्टेट पर जाके सेम हो गया, ये जो है वो आइसोबैरिक नहीं है। तो कंडीशन ऐसी है कि मैंने कहा कि डेल्टा P अगर 0 होगा, डेल्टा P अगर 0 है तो भैया प्रोसेस आइसोबैरिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर DP 0 है तो पक्का प्रोसेस कैसा होगा, आइसोबैरिक होगा। ठीक है, क्योंकि अगर DP 0 है ना तो यहां पर जैसे मान लो DP 0 है तो पक्का डेल्टा P तो अपने आप 0 हो गया। यहां पर जो DP 0 नहीं है लेकिन डेल्टा P 0 है और प्रोसेस आइसोबैरिक नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक यही कंडीशन जो आगे भी आएगी, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, उन सब में भी जो बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन बनने वाली है। ठीक है, तो भैया ये हो गया अपने पास। तो इसलिए मैंने आपको लिखवाया कि विच आर द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट नेसेसरी फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, DP शुड बी 0 है ना, इंस्टेड ऑफ डेल्टा P शुड बी 0। ओके, चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो था आइसोबैरिक प्रोसेस। हमारे पास टोटल 5 तरीके हैं ना सिस्टम की स्टेट को बदलने के लिए, हम पांचों तरीके एक एक करके पढ़ेंगे। आइसोबैरिक हो गया, फिर नेक्स्ट, अच्छा आइसोबैरिक या तो एक्सपेंशन होगा या फिर कंप्रेशन होगा। अगला है अपने पास ऐसे ही आइसोथर्मल प्रोसेस।
हाँ जी, नेक्स्ट देखो कि अगला जो है अपने पास वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो जी क्या आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे नाम से पता चल रहा है कि आइसोथर्मल होगा तो इस बार क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो हमें क्या करना है इस बार, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मान लो कंप्लीट थ्रू आउट द प्रोसेस, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मुझे बताओ dt की वैल्यू क्या आएगी, 0, तो डेल्टा टी भी क्या आएगा, 0 आएगा। और इन दोनों में से मस्ट कंडीशन कौन सी है, वो dt शुड बी 0, कि भाई dt 0 होना ही चाहिए, है ना। वही बात आती है वापस से कि डेल्टा टी 0 है तो प्रोसेस आइसोथर्मल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन dt अगर 0 है तो पक्का प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल ही होगा, है ना। फिर देखो ये तो हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। वही बात किसी गैस के लिए, फॉर एनी गैस हम ये बोलेंगे कि अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, अपने टेम्परेचर क्या रखा, कांस्टेंट रखा, तो मुझे बताओ कि पीवी का प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और पी जो है वो वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। किसका लो है ये किसका लो है, तो मेरे भाई ये जो लो है ना, ये है बॉयल्स लो, है ना, गैसियस स्टेट में पड़ा है। और अगर आप यहां पर ग्राफ बनाओगे पी और वी का, तो ये तो तुम जानते ही हो, बचपन से होशियार हो तुम लोग तो, है ना। पी और वी का ग्राफ है ना, हाँ भाई पी और वी का ग्राफ है, तो ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ ऐसा होगा, अब एक तो ग्राफ में साइन ये लगाया हुआ है, और एक भैया ग्राफ जो है पी और वी का है मान लो, और साइन जो है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ग्राफ है, दो साइन है। ध्यान से देखो जरा कि पहली बात तो ये कि भाई इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर हम बोलेंगे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है, तो हम बोलेंगे T1 और T2 क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, क्योंकि P और V का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तभी हो सकता है जब ग्राफ के हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर आप ये समझना कि इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल। वॉल्यूम देखो ऊपर से नीचे आ रहा ना, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। और यहां पर आप देखना जरा कि वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, आप इधर से इधर जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका आ गया, आइसोथर्मल का ग्राफ आ गया, एक तरीके से बिल्कुल आइसोथर्मल का ग्राफ है ना, दो तरीके का हो गया। इसके बाद में देखो जरा तीसरा जो है वो अपने पास है, थर्ड इज आइसोकोरिक, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस को समझना कि यहां पर जो है कंप्लीट थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। पूरे प्रोसेस के दौरान जो है वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं ये बोलूं कि अगर पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। यहां पर जो हम बोलेंगे डीवी की वैल्यू कितनी, 0, और डेल्टा वी की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। और वही बात मस्ट कंडीशन कौन सी है, मस्ट कंडीशन इज डीवी शुड बी 0, क्योंकि डीवी 0 होगा, डेल्टा वी अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखो वही बात कि किसी गैस के लिए, फॉर एनी गैस, किसी गैस के लिए अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है तो हम क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है ना, तो मैं यूं बोलूंगा कि भाई जो प्रेशर है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, और प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसका लो है ये, तो ये लो है गैलुसेक का, है ना। और पी और टी का ग्राफ देखो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा, तो पी और टी का ग्राफ जो बिल्कुल ऐसा आएगा। अब इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है, या तो एरो अपवर्ड लगा होगा, या फिर जो एरो है ना पी और टी का, ये इस तरीके से डाउनवर्ड लगा होगा ऐसे, है ना। अब भाई यहां पर हम इसका नाम लिखते हैं, इस एरो के या इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो ग्राफ इसका नाम हो जाएगा आइसोकोरिक, और ये भी ग्राफ कैसा है, आइसोकोरिक। अब देखो कि यहां एक्सपेंशन और कंप्रेशन वर्ड काम में नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सपेंड करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, और कंप्रेस करने का मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। यहां तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो भैया आइसोकोरिक के केस में हम एक्सपेंशन और कंप्रेशन वर्ड काम में नहीं लेते हैं। आइसोकोरिक के केस में हम काम में लेते हैं भैया, एक तरीके से आप ये मानो यहां पर हम कूलिंग और हीटिंग वर्ड काम में लेंगे, कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है आइसोकोरिक में, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो कूलिंग वर्ड काम में आएगा, और टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो वहां पर हीटिंग वर्ड काम में आएगा। सॉरी उल्टा बोल गया, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीटिंग वर्ड काम में आएगा,
और टेम्परेचर कम हो रहा है तो कूलिंग वर्ड काम में आएगा। जैसे यहां पर जो है वो हम बोलेंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, एक्सपेंशन कंप्रेशन तो काम में ले नहीं सकते, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दिस इज आइसोकोरिक हीटिंग, ठीक है। और टेम्परेचर कम हो रहा है तो दिस इज आइसोकोरिक कूलिंग, ठीक है। तो भैया ये है आइसोकोरिक के लिए हम हीटिंग और कूलिंग वर्ड काम में लेते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। क्लियर बात। फिर देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा टोटल 5 प्रोसेस है ना अपने पास, तो पांचों प्रोसेस को देखेंगे। हाँ जी, ऐसा है कि फोर्थ इज एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या अब देखो कि सिस्टम ने हीट चेंज करी। प्रोसेस क्या है, पहली बात तो मैं वापस से आपको बता देता हूं कि प्रोसेस का मतलब यह है कि सिस्टम ने जिस तरीके से, जिस रास्ते से अपनी स्टेट को बदला उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। 3 प्रोसेस हमने पढ़ लिए। अब एक और है हमारे पास, वो क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। मान लो सिस्टम की स्टेट को आपने बदला, स्टेट ए से स्टेट बी में लेके गए, और इस दौरान सिस्टम ने ना तो हीट रिलीज करी और ना ही हीट एब्जॉर्ब करी, स्टेट चेंज कर दी, लेकिन इस दौरान जो है वो हीट रिलीज भी नहीं करी और हीट एब्जॉर्ब भी नहीं करी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे। तो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं कि इफ सिस्टम डज नॉट रिलीज और एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग द process, then process will be adiabatic, ठीक है। तो अगर जो है वो प्रोसेस के दौरान सिस्टम ना तो हीट रिलीज करे और ना ही हीट एब्जॉर्ब करे, तो जो है वो प्रोसेस कैसा होगा, प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक होगा। क्लियर है बात। अब देखना, चलो ठीक है भाई, यहां पर जो रिलीज हीट या एब्जॉर्ब हीट होती है ना, उसको हम Q से इंडिकेट करते हैं। तो ना तो उसने रिलीज करी ना ही जो उसने हीट एब्जॉर्ब करी, तो Q इक्वल टू क्या होगा, यहां पर 0 होगा। तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें Q की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ना तो हीट दे रहा है ना हीट ले रहा है। हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। साइन कन्वेंशन में हम बोलते हैं हीट रिलीज बाय सिस्टम इज नेगेटिव, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज पॉजिटिव। तो ना तो ये नेगेटिव हो रहा है ना पॉजिटिव हो रहा है, टोटल Q कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। फिर एक चीज और ध्यान में रखना, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना भैया जी, अगर आप यहां पर P और V का ग्राफ बनाओ ना, तो देखो जरा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए P और V का ग्राफ अगर हम बनाए, ठीक है, तो ये ग्राफ जो ठीक वैसा ही आता है जैसा कि आइसोथर्मल में बनाया था। यानी ग्राफ P और V का वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। यही ग्राफ आता है किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। क्या आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के लिए, दोनों के लिए P और V का ग्राफ आता है कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब होता यह है कि अगर मान लो अकेला ग्राफ कहीं दे रखा है, तब तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि एडियाबेटिक का है या आइसोथर्मल का है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर कंपैरिजन दे रखा है, मान लो एक ग्राफ तो ऐसे दिया है, एक ग्राफ आपको ऐसे दिया है, अब दोनों के दोनों ग्राफ जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के है ना, लेकिन जो है वो इनमें से एक आइसोथर्मल है और एक जो है वो इनमें से क्या है, एडियाबेटिक। अब आइसोथर्मल कौन सा होगा, तो भैया ऊपर वाला जो ग्राफ है ना, ये होगा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्यों, क्योंकि भैया देखो आइसोथर्मल के लिए PV इक्वल टू, मैंने कहा था क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पर आपने कहा कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा V की पावर कितनी, 1। ठीक, तो ग्राफ जो है वो हमारे पास ऐसा, और नीचे वाला जो ग्राफ है ना, ये होगा एडियाबेटिक का, एडियाबेटिक। ठीक, तो यहां एडियाबेटिक के लिए एक रिलेशन आता है PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम आगे बात करेंगे इस रिलेशन की, कैसे आया, कहां से आया, अभी के लिए याद रखो। तो एडियाबेटिक के लिए अपने पास ग्राफ आता है PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और PV की पावर गामा इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो रिलेशन आएगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा, और गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो यहां पर स्लोप जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, स्लोप जो है वो बढ़ जाएगा एक तरीके से ग्राफ का। इसलिए हम ये बोलते हैं कि भैया जो नीचे वाला ग्राफ है वो एडियाबेटिक का होगा, ऊपर वाला ग्राफ किसका होगा, आइसोथर्मल। याद रखने के लिए ध्यान में रखो, नीचे वाला एडियाबेटिक, ऊपर वाला
आइसोथर्मल। ठीक है, तो अगर आपको केवल सिंगल ग्राफ दे रखा है ना पी और वी का, तब तो हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे कि ये वास्तव में जो वो आइसोथर्मल है या एडियाबेटिक है। लेकिन अगर कंपैरिजन दे रखा है तो आपको इस तरीके से पता करना कि नीचे वाला एडियाबेटिक का होगा। बाकी डिटेल की बात अब लेक्चर के साथ बने रहे, प्रॉपर जो है पूरा सिलेबस कवर करें, पूरे लेक्चर्स अच्छे से देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिलेशन कहां से आया, कैसे आता है, और वास्तव में जो वो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक पर किस तरीके से ये एप्लीकेबल होता है। ओके, तो भैया ये हो गया हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस। लास्ट हम देख लेते हैं जो अपने पास साइक्लिक प्रोसेस होता है उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या है, ठीक है, देखो हाँ जी, तो नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस, पांचवा जो है अपने पास, है ना, साइक्लिक प्रोसेस। देखिएगा कि भाई साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, कि एक साइकिल बनेगा कि मान लो अपना सिस्टम जो है ना वो अलग अलग स्टेट से होता हुआ अगर वापस से इनिशियल स्टेट में आ जाए, ठीक है, तो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। मैं लिख देता हूं, इफ सिस्टम रिटर्न्स बैक in its initial state, then process will be cyclic। ठीक है, जैसे आप ये मानो, अच्छा कई बार जो है वो ऐसा भी पूछता है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए एक सिस्टम को कम से कम कितने स्टेट से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, कि साइक्लिक प्रोसेस है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए एक सिस्टम को कम से कम कितने स्टेट से गुजरना पड़ेगा। अगर आपका सवाल, आपका जवाब जो है वो है 3, तो आप गलत है भैया, 2 स्टेट से गुजरना पड़ेगा कम से कम, मिनिमम 2 स्टेट में काम चल जाएगा और साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। देखो कैसे, कि जैसे मान लो ये हमारे पास P और V का है कोई आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है, ये A और ये B, ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। मान लो सिस्टम जो है ना पहले A से B में गया और फिर B से A में वापस आ गया, ये लो, ठीक है, कि गया और वापस आया तो साइक्लिक हो गया ना। जैसे आप अपने रूम से मार्केट गए और मार्केट से वापस से रूम पे आ गए, तो ये एक साइकिल बन गया, दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, और 3 स्टेप भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 2 ही हो, इस तरीके से P और V, मान लो 3 स्टेप भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी इनफाइनाइट स्टेप भी हो सकते हैं। जैसे कि ये ग्राफ हो गया अपने पास, ये भी क्या है A B और C, है ना, ये भी क्या है साइक्लिक प्रोसेस है, ये भी क्या है साइक्लिक प्रोसेस है ना। साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो कम से कम आपको कितने स्टेप से गुजरना पड़ेगा, सिस्टम को कम से कम जो 2 स्टेट से गुजरना पड़ेगा, साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये हमारे पास 5 तरीके के अलग अलग रास्ते हैं जिनके थ्रू कोई भी सिस्टम अपनी स्टेट को क्या कर सकता है भाई, बदल सकता है। इन 5 रास्तों से कोई भी सिस्टम अपनी स्टेट को बदल सकता है। ठीक, अब देखना जरा, एक क्वेश्चन आता है यहां से कई बार ग्राफ कन्वर्जन का, कि ये ग्राफ देगा आपको और आपको बोलेगा इस ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना है। मैं क्वेश्चन से आपको बताता हूं, देखो द टॉपिक इज ग्राफ कन्वर्जन। और भैया ये ग्राफ कन्वर्जन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आप ये मान के चलो कि आपके फिजिक्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, फिजिक्स में जो है वो आते हैं ज्यादातर। हाँ जी, देखो कि टॉपिक इज ग्राफ कन्वर्जन। देखो कि इसको एक क्वेश्चन से हम समझते हैं, ठीक है ना, कि जैसे अभी जो हमने टॉपिक लिया था हम उसी को ले लेते हैं। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ईच प्रोसेस इन द गिवन कर्व। तो आइडेंटिफाई द ईच प्रोसेस इन द गिवन कर्व, है ना,
और आपको एक ग्राफ दिया है और ग्राफ इज इन बिटवीन P एंड V, ठीक है। और ग्राफ जो है वो P और V का कुछ इस तरीके का है। दिस इज A, B एंड दिस इज C, ठीक है। और भी आपको कुछ बोल रखा है, ऑल्सो ड्रॉ द V वर्सेस T कर्व एंड P वर्सेस T कर्व फॉर द अबाउ गिवन कर्व, ठीक है। भैया देखो इस क्वेश्चन में एक तो आपको जो है वो क्या पूछा है कि आपको इस कर्व में हर एक स्टेप को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा आपको जो है वो यहां पर ये पूछा है कि भाई अगर P और V का ग्राफ जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि कंप्लीट जो है एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया, तो एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए P और V का ग्राफ अगर ऐसा है तो यहां से जो है वो V और T का ग्राफ कैसा आएगा, या फिर आप यूं बोलो कि यहां से P और T का ग्राफ कैसा आएगा। तो समझना जरा कि हम ये बोलेंगे कि सबसे पहले तो हम हर एक स्टेप को पहचानते हैं, A से B, फिर B से C, फिर C से D, फिर जो है वो A B C D एंड A। अच्छा D तो है ही नहीं ना, C to A, और फिर A B C एंड A। देखो जरा कि सबसे पहले जो है वो A से B, अगर A से B को आइडेंटिफाई करोगे, A से B, मुझे बताओ इस लाइन पर A से B पर वॉल्यूम क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट दिख रहा है। और वॉल्यूम अगर इस लाइन पर कांस्टेंट है तो ये प्रोसेस हो गया कैसा, आइसोकोरिक। तो दिस इज आइसोकोरिक, ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। अब भाई आइसोकोरिक जब होता है तो हम एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन की बात तो करते नहीं है, हम तो वहां पर हीटिंग और कूलिंग की बात करते हैं। तो आप देखो कि आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P और T प्रोपोर्शनल रहेंगे, तो जहां पर P ज्यादा होगा वहां T भी ज्यादा होगा। तो आप देखो P लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो P इंक्रीज हो रहा है तो T भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये है भैया जी आइसोकोरिक हीटिंग, ठीक है। तो ये तो आया पहला प्रोसेस A से B, आइसोकोरिक हीटिंग। आपको अगर क्वेश्चन देगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि भाई केवल जो है वो आपको स्टेप को आइडेंटिफाई करवाने का क्वेश्चन भी दे सकता है, ग्राफ आपसे भले ही ड्रॉ ना करवाए। फिर दूसरा देखो B से C, ये है B से C और ये है कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इस तरह का ग्राफ जो है वो तब आता है जब हम बोलते हैं या तो ये एडियाबेटिक के लिए आता है या फिर ये आता है आइसोथर्मल के लिए, दोनों के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि ये आइसोथर्मल होगा, तो दिस इज फॉर आइसोथर्मल, ठीक है। तो ये हो गया भैया आइसोथर्मल के लिए। अब आइसोथर्मल में ये कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है, तो आप देखो जरा कि वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज आइसोथर्मल एंड एक्सपेंशन, ठीक है। हम यहां पर हमने इसको जो है वो आइसोथर्मल माना है भैया। आप जो इसको एडियाबेटिक भी मान सकते हो, मैं आइसोथर्मल इसलिए मान रहा हूं क्योंकि एडियाबेटिक जो है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर जो है वो जनरली मेंशन नहीं होता है ना, और अगर कंपैरिजन नहीं हो पाता है तो हम जनरली उसको आइसोथर्मल मानते हैं। फिर C2A देखो जरा कि C2A क्या है। C2A पर इस पूरे प्रोसेस में आप देखो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये प्रोसेस हो गया कैसा, आइसोबारिक। तो ये है आइसोबैरिक। अब भाई आइसोबैरिक एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, तो आप देखो इधर से इधर चलने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो दिस इज आइसोबैरिक कंप्रेशन, ठीक है। ABCA आप देखो कि कंप्लीट जो है वो साइक्लिक प्रोसेस, पूरा साइक्लिक प्रोसेस कैसा होगा, तो भैया मतलब पूरा जो प्रोसेस है ये क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस। तो देखो हर एक स्टेप को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा जो है वो है आपको इसी के लिए क्या करना है भैया, V वर्सेस T, VT ग्राफ बनाना है। तो मैं पहले तो V और T का ग्राफ बना रहा हूं देखो, और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है ना, आप खुद वीडियो को पॉज करोगे और आप P और T का ग्राफ बनाओगे। जैसे मान लो इधर तो V और T है ना, दूसरा जो है वो ग्राफ साथ में हम यहाँ पर P वर्सेस T ग्राफ जो है वो आपको ये वाला ग्राफ बनाना है। देखो कहां से शुरू करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, जब ग्राफ आपको ड्रॉ करना हो तो आपको शुरुआत स्टार्टिंग यहीं से करनी है। आप कहीं पर भी इस पूरे कर्व में कहीं पर भी अपनी मर्जी से कोई एक पॉइंट ले लो। मान लो ये पॉइंट हमने ले लिया, अब ये पॉइंट है मान लो A। अगर ये A जो है वो मान लो सही नहीं है तो लास्ट में अपने आप ठीक हो जाएगा कि A को, लास्ट में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि A की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए। अब जो है वो आपको क्या करना है, एक एक स्टेप आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले मतलब एक एक स्टेप के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला है आइसोकोरिक हीटिंग,
मुझे बताओ आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, और वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है तो मुझे बताना यहां पर किस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ करूं, है ना, कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूं या वर्टिकल ड्रॉ करूं। तो यहां पर लाइन जो आएगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी इस तरीके से, जो कि इस पॉइंट से क्रॉस हो। अब देखो कि इस लाइन पर, इस पूरी लाइन पर वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर इस पूरी लाइन पर क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये लाइन इंडिकेट कर रही है आइसोकोरिक को। अब भाई हमने तो पॉइंट यहां पर लिया था, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये है पॉइंट मान लो ए, ठीक है, ये पॉइंट ए है। अब आपको क्या करना है, आगे देखो क्या लिखा है, दिस इज हीटिंग। तो हीटिंग है यानी टेम्परेचर बढ़ाना है। अब दो ऑप्शन है, या तो ए से अंदर की तरफ आ सकते हैं या फिर ए से बाहर की तरफ जा सकते हैं। मुझे बताओ अगर हीटिंग है यानी टेम्परेचर बढ़ाना तो किधर जाऊंगा, बाहर की तरफ ही जाऊंगा। तो भैया टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बाहर की तरफ जाओगे आप, जो हो इस तरीके से जो ग्राफ को ड्रॉ करोगे। ये हो गया भैया ए से, यहां पर मान लो हमने खत्म कर दिया, ये है ए से बी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास आइसोकोरिक हीटिंग। फिर इसके बाद देखो जरा कि अब बी से सी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मुझे बताओ बी से सी आइसोथर्मल करना है, और आइसोथर्मल अगर करना है तो भैया जी लाइन जो है वो कैसी आएगी, इस बार वर्टिकल लाइन आएगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो एक्स एक्सिस पर है, और टेम्परेचर अगर एक्स एक्सिस पर है तो इस लाइन पर वर्टिकली जो है वो आप देखोगे टेम्परेचर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब या तो लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करूंगा या लाइन ऊपर की तरफ, यानी बी से या तो नीचे की तरफ चलना है या ऊपर की तरफ। तो ये देखने के लिए आप देखो आगे क्या है, एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप जो हो इसको किधर लेके जाओगे, ऊपर की तरफ लेके जाओगे इस तरीके से। मान लो यहां पर जो हो इसको हमने ड्रॉ कर दिया, ये है पॉइंट सी, ठीक। फिर इसके बाद देखो अगला क्या है, आइसोबैरिक कंप्रेशन, ठीक है। अब देखो कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब आइसोबैरिक बनाना है। मुझे बताओ कि पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर आइसोबैरिक है तो V प्रोपोर्शनल आएगा किसके, T के। और इस कंडीशन में जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, ग्राफ आएगा भैया स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दी ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से निकलती हुई स्ट्रेट लाइन। यानी कि C पर एक ऐसा ग्राफ आएगा जो कि ओरिजिन से निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए और स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो भैया देखो आपको C को ओरिजिन से मिलाना पड़ेगा, यानी कि ग्राफ जो है ना वो इस तरीके से आएगा, ओरिजिन से निकलती हुई, ऑलमोस्ट यहां पर इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं कि ओरिजिन से निकलती हुई स्ट्रेट लाइन जो है वो यहां पर दिखनी चाहिए। देखो जी इस तरीके से, यानी कि सी का ग्राफ जो है ना वो इस डॉटेड लाइन पर आएगा। अब मुझे बताओ ऊपर की तरफ लेके जाऊं या नीचे की तरफ। तो आप देखो क्या लिखा है, कंप्रेशन। कंप्रेस करने का मतलब वॉल्यूम कम करना है, और वॉल्यूम कम कैसे होगा, जब ये ग्राफ किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये लो जी ग्राफ नीचे की तरफ। अब देखो ये कहां क्रॉस कर रहा है, ये तो यहां क्रॉस कर रहा है। हमने तो ए यहां पर ले लिया था, इसका मतलब हमने जो ए लिया था वो थोड़ा सा जो है वो आगे पीछे इसको करना पड़ेगा, यानी कि एक्चुअल में जो है ना वास्तव में ए जो है वो यहां पर होगा। ये लो जी इस ग्राफ को हमने वी और टी ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा आएगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि भाई अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ग्राफ कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आएगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कम पूछे जाते हैं, फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको वहां पर ये ड्रॉ करके देखने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये स्टेप मैच कर सकते हो। जैसे यहां पर जो हमने देखा कि ए से बी क्या था, आइसोकोरिक था, और आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, हीटिंग। तो आइसोकोरिक हीटिंग। अब आपको ऑप्शन में चेक करना है, जैसे मान लो ग्राफ है तो आप ए से बी चेक कर लो, आइसोकोरिक हीटिंग कहां आ रहा है। जैसे ए से बी, दिस इज आइसोकोरिक, और ये वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये हो गया आइसोकोरिक हीटिंग, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारे पास क्या है, आपको हर एक स्टेप अगर चेक कर लोगे, फिर आप जो चेक कर लो बी से सी कैसा है, आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल बी से सी आइसोथर्मल हो गया। फिर सी से ए चेक कर लो, ये आइसोबैरिक है तो ये आइसोबैरिक हो गया। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से ही हम डायरेक्टली चेक कर पाएंगे, ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे कि भाई कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बनाने का तरीका आपके सामने। जैसे मान लो पी और टी का ग्राफ बनाते हैं, ये आप वीडियो को पॉज करो, आप खुद ट्राई करो इसको, पी और टी का ग्राफ कैसे बनेगा। तो कहीं पर भी जो है वो हम अपनी मर्जी से एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। मान लो ये है पॉइंट ए, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आगे पीछे हो जाएगा अपने आप लास्ट में। तो P वर्सेस T, आप देखो सबसे पहला क्या है, आइसोकोरिक हीटिंग। मुझे बताओ कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, PV इक्वल टू nRT, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल आएगा किसके, T के। यानी कि मुझे बताना ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दी ओरिजिन। यानी कि ये A पॉइंट है और A पॉइंट से निकलती हुई कोई जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए और ओरिजिन से निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से।
आप देखो कि इस पॉइंट से जो गुजरती हुई स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और ये पॉइंट है ए। अब मुझे बताओ आगे जो है इसने क्या बोल रखा है, आइसोकोरिक हीटिंग। अब या तो ए से नीचे की तरफ आएंगे या फिर ए से ऊपर की तरफ जाएंगे। अब मुझे बताओ किस तरफ जाएंगे, तो आगे हीटिंग है, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, यानी किधर जाऊंगा, ऊपर की तरफ जाऊंगा, यानी कि इस तरीके से जो ए से ऊपर की तरफ। ये लो जी, ये पॉइंट हो गया अपना बी। ठीक है, फिर इसके बाद देखो जरा, नेक्स्ट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल, बी से आपको आइसोथर्मल कर्व बनाना है, टेम्परेचर जो है वो एक्स एक्सिस पर है, तो आपको जो है वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी बी से निकलने वाली लाइन जो है ना इस तरीके से होगी। ये लो जी, ये लाइन होगी। ठीक, अब या तो बी से ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। आप खुद सोचो आगे क्या है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर को कम करने के लिए ग्राफ को किधर लेके आएंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे, इस तरीके से। ये लो, ठीक। फिर इसके बाद देखो अगला क्या है, आइसोबैरिक। मान लो ये पॉइंट जो है वो अपने पास सी है, मान लो यहां पर किसी ने कहा कि सर हम तो यहां खत्म करेंगे, दिस पॉइंट इज सी। ठीक, अब अगला क्या है, अगला हमारे पास है आइसोबैरिक। तो सी से निकलती हुई कोई आइसोबैरिक को रिप्रेजेंट करे ऐसी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो सी से निकलने वाली आइसोबैरिक को रिप्रेजेंट करे भैया जी ऐसी लाइन जो है वो ये वाली है, यानी कि मैं अगर इसको मिलाऊं तो ये कंडीशन आएगी। इसका मतलब ए जो है ना वो हमने थोड़ा सा पहले बना दिया, ए को जो थोड़ा सा नीचे लेके आना पड़ेगा, यहां पर लेके आ गए। ये लो जी, ये ग्राफ हो गया हमारा। इस तरीके से आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, वहां पर आपको जो वो किसी एक को हम देख लेंगे, वीटी बना लेंगे उसके लिए, है ना। देखो जरा, तो देखो इसको तो मिटा देता हूं मैं। देखो शुरुआत आपको जब भी कोई ग्राफ कन्वर्ट करना हो ना, तो शुरुआत आपको हमेशा कहां से करोगे, हमेशा से आप स्टार्टिंग करोगे कि एक तरीके से प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने से, है ना। कि सबसे पहले आप जो भी प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई करोगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन इज ड्रॉ द जैसे मान लो मैं आपको कोई और कर्व देता हूं, V वर्सेस या P वर्सेस V कर्व फॉर द गिवन, ठीक है, PT कर्व। आपको जो है वो एक P और T का कर्व दिया है, कर्व कुछ ऐसा है, ठीक है। ये इधर तो है P, इधर है T। आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिया है और इस ग्राफ के लिए आपको ग्राफ बनाना है P और V के बीच का, है ना। मान लो 4 स्टेप है अपने पास ग्राफ में, ये A, ये B, ये C और ये D, ऐसी कंडीशन है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, P वर्सेस T ग्राफ है ये, P वर्सेस V ग्राफ आपको बनाना है। सबसे पहले मैंने कहा ना, स्टार्टिंग आप कहां से करोगे, आप स्टार्टिंग हमेशा करोगे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने से। जैसे यहां पर प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, यहां पर है A से B, B से C, C से D और फिर D से A। तो A से B, मुझे बताओ A से B में क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये हो गया आइसोथर्मल, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जरा कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम कम होगा तो दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। बी से सी देखो ये क्या है, आइसोबैरिक, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो दिस इज आइसोबैरिक। और फिर देखो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो T बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, तो V बढ़ेगा तो ये क्या है, एक्सपेंशन, दिस इज आइसोबैरिक एक्सपेंशन। फिर C से D अगेन देखो क्या है, आइसोथर्मल, तो ये है आइसोथर्मल। और अगर प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर में कमी आ रही है, तो हम ये बोलेंगे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये है एक्सपेंशन, ठीक। और फिर देखो ये अगेन क्या आ गया, ये आ गया आइसोबैरिक, तो दिस इज आइसोबैरिक। और फिर देखो जरा इसमें क्या हो रहा है, आइसोबैरिक है और टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी आइसोबैरिक में कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो हम बोलेंगे कि भाई ये कंप्रेशन है। देखो, और ओवरऑल पूरा प्रोसेस अगर हम देखें कि A B C D A,
तो पूरा ओवरऑल प्रोसेस जो है वो कैसा हो गया, साइक्लिक हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, P वर्सेस V में, ठीक है। तो देखना जरा कि ड्रॉ कर रहे हैं PV ग्राफ इसके लिए, है ना। तो ये P है और ये हमारे पास इधर मान लो V है। मैंने कहा कि कहां से स्टार्टिंग करोगे, कहीं पर भी ग्राफ में एक पॉइंट ले लो अपनी मर्जी से, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप देखो, आइसोथर्मल कंप्रेशन। मुझे बताओ अगर आइसोथर्मल है तो P और V का ग्राफ कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। फिर कंप्रेस करना है तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम को आपको जो है वो कम करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम को कम करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा यहां से स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि आपको एक्चुअल में क्या करना है, वॉल्यूम को कम करना है ना। तो आइसोथर्मल है, ग्राफ तो ऐसा आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और वॉल्यूम को हमें डिक्रीज करना है। तो देखो जरा कि कुछ यूं ग्राफ आएगा, ये हमारा A, और देखो कि इस तरीके से ग्राफ आएगा, ये हो गया मान लो B, ठीक है। कि भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया एक तो आइसोथर्मल के लिए, फिर आपने क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को कम कर रहे हो, तब जाके कंप्रेशन होगा। तो इधर से इधर जा रहे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। फिर B से C देखो, ये क्या है, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक है तो भैया इस पॉइंट से निकलने वाली कोई ऐसी लाइन जो कि कैसी हो, आइसोबैरिक हो। तो देख लो जरा, ये आइसोबैरिक को, इस पर जो है ग्राफ जो आएगा वो आइसोबैरिक को रिप्रेजेंट करेगा। अगला क्या बोल रहा है, एक्सपेंशन। मुझे बताओ एक्सपेंशन कब होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मुझे ये बताओ कि B से जो लाइन ड्रॉ करूंगा वो अंदर की तरफ ड्रॉ करूं या बाहर की तरफ ड्रॉ करूं। तो B से निकलने वाली लाइन जो है वो हम बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया पॉइंट C। क्यों, क्योंकि भैया इधर से इधर जाओगे तो गैस क्या करेगी, ध्यान से देखो, तो गैस एक्सपेंड करेगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तब गैस एक्सपेंड करेगी, ठीक है। अगला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अगेन आइसोथर्मल आया है। तो आइसोथर्मल का ग्राफ तो कैसा आएगा, वही ऐसा ही आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन इस बार क्या है, एक्सपेंशन है। तो एक्सपेंशन है तो या तो C से जो है वो आप ऊपर की तरफ जाओगे। मान लो C से ऊपर की तरफ गए, तब तो आपको एरो ऐसे लगाना पड़ेगा ना, क्या इसके अपोजिट तो लगा नहीं सकते। तो ऊपर की तरफ गए तो ये तो क्या हो गया, कंप्रेशन। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें तो एक्सपेंड करवाना है। तो C से किधर आएंगे, नीचे की तरफ। और ग्राफ जो है वो ऐसा ही होना चाहिए, है ना, कि भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही ग्राफ होना चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट D, ठीक है। अब देखो फिर डी पॉइंट से जो है वो कोई एक ऐसा ग्राफ हो जो कि आइसोबैरिक कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता हो। और मुझे बताओ आइसोबैरिक कब होगा, जब D से आइसोबैरिक ग्राफ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप बनाओगे ना, ये D है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो है वो अगर कर्व होगा तो हम बोलेंगे वो आइसोबैरिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर अब क्या करना है आपको, कंप्रेशन करना है, यानी वॉल्यूम को कम करना है। यानी मुझे बताओ बाहर की तरफ लेके जाओ या अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ लेके जाना पड़ेगा आपको। जो ग्राफ आपको इस तरीके का ऐसा मिलेगा, ये लो जी, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट A जो है ना वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा, यहां पर आएगा, ये लो, ऐसा ग्राफ आएगा इसके लिए, ठीक है। तो ये है अपने पास PT ग्राफ को हमने किस में बदल दिया, PV ग्राफ में बदल दिया। आप चाहो तो ये PT ग्राफ जो है ना, इसको जो है वो हम इसको हम V और T में भी बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो V और T का ग्राफ भी हम बना लेते हैं इसके लिए, ना। आप वैसे खुद ट्राई करो V और T का बनाने का, लेकिन तरीका यही है, तरीका सेम है कि जैसे V और T का ग्राफ हम बनाते हैं। पहला प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। कहीं पर भी एक पॉइंट अब ले लेते हैं, मान लो यहां पर एक पॉइंट आपने ले लिया, आइसोथर्मल है। तो मुझे बताओ आइसोथर्मल के लिए ग्राफ जो किस लाइन पर आएगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएगा, वर्टिकल लाइन पर आएगा। अब क्या करवाना है आपको, आगे कंप्रेस करवाना है, यानी वॉल्यूम को क्या करना है, वॉल्यूम को कम करना है, तब गैस कंप्रेस होगी। यानी कि यहां से जो ग्राफ को किधर लेके आऊं, नीचे की तरफ लेके आऊं। ये पॉइंट है A, और ग्राफ को नीचे की तरफ लेके आओगे, मान लो ये पॉइंट हो गया कौन सा, B, ठीक। फिर आगे क्या है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन। अब मुझे बताना कि आइसोबैरिक जब होता है तो V और T का ग्राफ कैसा आता है, V और T। तो भाई V और T देखो जरा, PV इक्वल टू nRT, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन आएगा फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट होती हुई स्ट्रेट लाइन। यानी B से आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि लगभग ओरिजिन से स्टार्ट होती हुई दिखे और स्ट्रेट लाइन हो। तो यूं सोचो कि B से निकलती हुई ऐसी लाइन हो, भैया जी देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन पर अगला ग्राफ आएगा, या तो नीचे की तरफ आएगा या फिर ऊपर की तरफ आएगा। तो अब आप सोचो क्या है, ये आइसोबैरिक है क्योंकि ये इस पर आइसोबैरिक को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, क्योंकि प्रोपोर्शनल का ग्राफ है तो ओरिजिन से निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए। फिर एक्सपेंशन है, यानी वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो मुझे बताओ नीचे की तरफ आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या ऊपर की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये लो जी, हमने ग्राफ को ऊपर की तरफ भेज दिया, ये लो पॉइंट आ गया मान लो C यहां पर,
ठीक है। फिर जो है वो इसके बाद में अगला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मुझे बताओ आइसोथर्मल के लिए ग्राफ अगेन जो है वो कैसा आएगा, इस वर्टिकल लाइन पर जो है अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। अब या तो ग्राफ जो है वो सी से ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो आप खुद सोचो आगे क्या एक्सपेंशन, गैस एक्सपेंड कब करेगी, जब वॉल्यूम बढ़ेगा। और वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए किधर लेके जाऊं ग्राफ को, ऊपर की साइड लेके जाना पड़ेगा इस तरीके से। ये लो जी, मान लो ये पॉइंट आ गया डी, ठीक है। फिर अगला देखो, अगला है आइसोबैरिक कंप्रेशन। अगेन जो है वो डी से आपको जो वो आइसोबैरिक लाइन खींचनी है। और आइसोबैरिक जब होता है तो वी और टी प्रोपोर्शनल, यानी वही ओरिजिन से निकलती हुई स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना। तो ओरिजिन से निकलती हुई स्ट्रेट लाइन डी के लिए आपको बनानी है, तो डी से जो है वो आपको एक ऐसी लाइन खींचनी है जो कि ओरिजिन से निकले। ध्यान दो जरा, इस तरीके से। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये डी के साथ ओरिजिन से निकल रही है। अब या तो ग्राफ ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो आगे क्या लिखा है, कंप्रेशन। कंप्रेस का मतलब वॉल्यूम को कम करना है, तो जब ग्राफ नीचे की तरफ आएगा तो वॉल्यूम कम होगा। ये लो जी, ये ग्राफ यहां जाके मिलेगा। इसका मतलब ए पॉइंट हमने थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा ऊपर ले लिया है, ए को जो वो थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूं। ये लो जी, ये है अपने पास फाइनल ग्राफ। ये फाइनल ग्राफ है, इसका वीटी कर्व कुछ ऐसा आएगा, है ना। थोड़ा सा शेप में डिफरेंस आ सकता है क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली इनकी वैल्यूज नहीं है कि ये ए से डी तक की वैल्यू कितनी है, यहां से ए से बी तक की वैल्यू कितनी है, लेकिन आप देखो कि शेप इसी की जैसी होनी चाहिए ऑलमोस्ट। और बाकी जो है वो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम तो ये स्टेप मैच कर लेंगे कि जैसे ए से बी, जिस ऑप्शन में ए से बी आइसोथर्मल कंप्रेशन है, बी से सी जो है वो आइसोबैरिक एक्सपेंशन है, ऐसे सारे स्टेप मैच कर लेंगे। जिस ऑप्शन में सारे स्टेप मैच हो जाएंगे वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो भैया ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं सारी बढ़िया क्लास जो है वो आपको लगी होगी और क्लास आपके समझ में आई होगी। बाकी जो है वो देखो, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ऐसा चैप्टर, इसको जितना रिलैक्स होकर आराम से पढ़ोगे, ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा डाउट जो है वो क्लियर होंगे आपके, जितने भी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को हम अपने आसपास से रिलेट करके बाद में पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, और बाकी जनरली बोलता नहीं हूँ लेकिन आजकल बोल रहा हूँ कि वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और क्योंकि हमें बहुत बच्चों तक पहुँचना है और टारगेट बहुत बड़ा है अपना, तो जल्दी से जल्दी इस टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद करो आप लोग। मैं ऐसे ही वीडियो जो है वो बनाता रहूँगा और जो है वो सारे जितना भी कंप्लीट सिलेबस है केमिस्ट्री का वो मैं अपलोड करूँगा। और फिर धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे कि बाकी अदर सब्जेक्ट भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को जो है वो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि केमिस्ट्री की वजह से फ़िलहाल किसी का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ से मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।